बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीट इंजन। ताड़े नाला हीट इंजन। हीट इंजन, इसमें एक लाइन लिखिए, इट इज ए डिवाइस which convert continuously heat energy into mechanical energy in a cyclic process right, in a cyclic process। तो कोई भी हीट इंजन हो, सब में हीट एनर्जी का कन्वर्जन किसमें होगा? मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क में, राइट। तो जैसे हम आपसे कहें, हर हीट इंजन की इतनी स्टोरी कॉमन है। इसमें एक सोर्स होता है, सोर्स जो हीट का सोर्स होगा, या इसे हम लोग बोलते हैं हॉट रिजर्वायर। इसे बोलेंगे हम लोग हॉट रिजर्वायर। और ये हाई टेम्परेचर T1 केल्विन पर मेंटेन रहता है। इसका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। कितना? T1 केल्विन, हॉट रिजर्वायर। इससे कुछ हीट हमारा वर्किंग सब्सटेंस, ये होता है वर्किंग सब्सटेंस, और ये वर्किंग सब्सटेंस जनरली गैस होता है। ये जनरली क्या होता है? गैस। और इसके अंदर होती है एक साइक्लिक प्रोसेस होता है इसमें, राइट। यानी गैस जो है एक प्रोसेस में साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है, और इसमें कुछ मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करता है, W, दैट इज वर्क डन बाय गैस। इसने कितना हीट एक्सट्रैक्ट किया हॉट रिजर्वायर से? Q1। और उस Q1 की कॉस्ट में कुछ मैकेनिकल वर्क परफॉर्म किया, W। और ये मैकेनिकल वर्क इज ट्रांसफर्ड to the wheel of vehicle by a shaft। एक शाफ्ट के थ्रू ये मैकेनिकल वर्क, यानी पिस्टन ऊपर नीचे जब स्लाइड करेगा, मैकेनिकल वर्क करेगा गैस, तो जो शाफ्ट अटैच्ड होगा पिस्टन से, वो शाफ्ट के थ्रू मैकेनिकल वर्क व्हील को ट्रांसफर होगा, राइट। और यहां पर कुछ अमाउंट हीट सराउंडिंग में लो टेम्परेचर पर रिलीज हो जाती है। यानी जितनी हीट एक्सट्रैक्ट होगी वो पूरी हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, उसका कुछ पार्ट हीट एनर्जी लॉस हो जाएगा सराउंडिंग में। तो यहां पर हम लोग एक बोलते हैं सिंक का मतलब है कोल्ड रिजर्वायर। सिंक का मतलब है कोल्ड रिजर्वायर, जो कि लो टेम्परेचर T2 केल्विन पर मेंटेन होता है। सिंक लो टेम्परेचर T2 केल्विन पर मेंटेन होता है। जनरली ये एटमॉस्फेयर होता है। क्या होता है? एटमॉस्फेयर, राइट। सराउंडिंग, मतलब ये सराउंडिंग है जनरली। तो ये हर हीट इंजन की स्टोरी है। कोई भी हीट इंजन हो, सारे हीट इंजन का इतना स्टोरी कॉमन है कि उसमें एक वर्किंग सब्सटेंस गैस होगा जो हॉट रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, और उस हीट की कॉस्ट में कुछ मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करेगा, और रिमेनिंग हीट सराउंडिंग में रिलीज कर देगा, Q2। तो बताओ, अगर इसके अंदर एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ है, तो साइकिल में, हाँ याद करो जरा, DU साइकिल क्या होता था? 0। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, बताओ DU तो 0 होगा। तो जो DQ नेट होगा, क्या बताओ, वही DW नेट होगा। तो बताइए, मैं लिखने चला इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, ईटा का मतलब है इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। तो इफिशियंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट।
आउटपुट क्या है, डब्ल्यू नेट, कितना मैकेनिकल वर्क परफॉर्म हुआ विद रिस्पेक्ट टू हीट इनपुट, और हीट इनपुट है हमारा कितना, Q1, हीट एब्जॉर्ब। यानी गैस ने हॉट रिजर्वायर से 100 जूल अगर हीट एक्सट्रैक्ट किया, उस 100 की कॉस्ट में अगर उसने 40 जूल मैकेनिकल वर्क परफॉर्म किया, तो उस हीट इंजन की इफिशियंसी होगी 40/100 यानी 40%, राइट। यानी किसी भी हीट इंजन की इफिशियंसी निकालने का क्या तरीका है कि कितना मैकेनिकल वर्क परफॉर्म हुआ विद रिस्पेक्ट टू हीट एब्जॉर्ब, कि उस गैस ने साइक्लिक प्रोसेस में कितना हीट एब्जॉर्ब किया और उसकी कॉस्ट में कितना मैकेनिकल वर्क परफॉर्म किया, दैट इज इफिशियंसी। अच्छा बताओ डब्ल्यू नेट क्या होगा, डब्ल्यू नेट हो जाएगा क्यू नेट अपॉन Q1। ये Q1 कौन सा वाला Q है, पॉजिटिव वाला जो एब्जॉर्ब किया। अच्छा डब्ल्यू नेट क्यू नेट के बराबर है, तो क्यू नॉट देखो Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, इतना क्यू नेट है, और यही बताओ हमारा डब्ल्यू नेट होगा। तो इफिशियंसी को मैं लिखने चला Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो बताओ ये इफिशियंसी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो लोग ऐसे याद रखते हैं इफिशियंसी ऑफ एनी साइकिल, इफिशियंसी ऑफ एनी हीट इंजन और एनी साइक्लिक प्रोसेस, ये आता डब्ल्यू नेट लिखो अपॉन क्यू एब्जॉर्ब लिखो, या इसी को आप चाहें तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, ईटा इक्वल टू डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू पॉजिटिव, तो ये बन गया 1 माइनस Q2 बाई Q1, राइट। ये Q2 कौन सा Q है, जो हीट उसने सराउंडिंग में रिलीज करे, ये Q पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला, तो इसका आप केवल क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, क्योंकि साइन ऑलरेडी यूज हो चुका है, केवल क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, राइट। ये हर हीट इंजन की स्टोरी है। अच्छा तो अगर परसेंटेज इफिशियंसी पूछा जाए तो इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर परसेंटेज इफिशियंसी कहा जाए, परसेंटेज इफिशियंसी, तो यही बताओ बन जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू 100, राइट। ये हो जाएगा परसेंटेज इफिशियंसी। कोई प्रॉब्लम? तो सबसे पहले हम एक इफिशियंसी पे सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर देखिए आपके असाइनमेंट में है, हम बोर्ड पे भी कर रहे हैं। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस, देखो हर हीट इंजन में इतनी स्टोरी कॉमन है। अभी आगे हम पढ़ेंगे कार्नोट हीट इंजन, तो कार्नोट हीट इंजन में भी इफिशियंसी का यही फॉर्मूला, बस यही रिजल्ट बराबर वहां पे हो जाता 1 माइनस Q2 बाई Q1 की जगह आ जाता T2 बाई T1, क्योंकि वही Q2 बाई Q1 इक्वल टू हो जाता किसके, T2 बाई T1 के। तो आगे अभी पढ़ाएंगे कार्नोट साइकिल, तब उसमें रिजल्ट बस थोड़ा सा बदलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 81, मतलब रिजल्ट यही है, ये जनरल रिजल्ट है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ हीट इंजन। कार्नोट में भी यही रिजल्ट है, बस इसी रिजल्ट का फॉर्म दूसरा फॉर्म आ जाता है, किसके फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में, राइट। तो ये जनरल है, हर टाइप के साइक्लिक प्रोसेस में आप लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करें जो 81 नंबर क्वेश्चन है, सवाल पढ़ लीजिए, और जिनके पास असाइनमेंट नहीं है वो ध्यान दें। एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 is carried around the cycle A, B, C, D, A as shown in the figure. Efficiency of the gas cycle, बताओ हमको एक मोनो एटॉमिक गैस का
पीवी साइकिल दिखाया गया है। कौन सा साइकिल है? पीवी साइकिल दिखाया गया है। और उसमें बताइए 4 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस देखो ए से बी तक, कौन सा प्रोसेस है? जवाब दो, ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। और इसमें देखो प्रेशर कहां से कहां तक बढ़ गया? P0 से 3P0 तक चला गया। अब बताओ बी से सी आइसोबारिक, आइसोबारिक 3P0 के बाद फिर यहां देखो जरा सी पे पहुंच गए, सी से डी आइसोकोरिक, और डी से ए इज अगेन आइसोबारिक। क्यों भाई? ये देखो 2V0 हो गया। बोले जवाब दीजिए। हमको इसका इफिशियंसी पूछा है, इस साइकिल का इफिशियंसी पूछा। मैंने क्या सिखाया? कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो सबकी इफिशियंसी का रिजल्ट एक ही है। भाई कार्नोट साइकिल में भी एक साइकिल होता है, उसमें गैस जो है कुछ 4 प्रोसेस को फॉलो करता है। वो 4 प्रोसेस वहां भी हम बताएंगे। यहां पे भी कितनी प्रोसेस है? 4। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला W नेट अपॉन Q एब्जॉर्ब, मतलब Q पॉजिटिव वाला, W नेट अपॉन Q पॉजिटिव। तो हमें ये निकालना है, आंसर आ जाएगा। अब सवाल है W नेट बताओ कैसे निकलेगा? कौन सा ग्राफ है? पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ का एरिया क्या वर्क होता है? और साइक्लिक प्रोसेस में अगर वर्क निकालना है तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर का एरिया, टोटल वर्क आ जाएगा। तो बताओ अगर हम साइक्लिक प्रोसेस में वर्क निकालना तो इतना एरिया लेंगे। क्या ये रेक्टेंगल है? ये कितना? B0। ये कितना? 2B0। तो बताओ W नेट कितना? 2P0 B0, 2B0 B0, ये आ गया W नेट। अब हमको निकालना Q पॉजिटिव वाला। Q पॉजिटिव कि इन 4 साइकिल में गैस ने टोटल कितना हीट एब्जॉर्ब करा, हमको ये निकालना है कि टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड बाय गैस। तो सबसे पहले बताओ ए से बी कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक में प्रेशर वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। तो P प्रोपोर्शनल टू T चलता है, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो dQ बराबर किसके होगा? du के, क्योंकि dW तो 0 हो जाएगा आइसोकोरिक में। बोलो। और टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो du कैसा? पॉजिटिव। तो dQ भी, और हमें कौन सा dQ चाहिए? पॉजिटिव वाला। तो dQ बराबर n CV dt। तो देखो n CV की वैल्यू हुई 3R/2 मोनो एटॉमिक गैस। dt बताओ जरा, फाइनल टेम्परेचर TB माइनस TA, ये लिखा जाएगा TB माइनस TA। तो देख लो जरा dQ बराबर n 3R/2 TB माइनस TA। बताओ TB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इधर देखो, TB की जगह यहाँ का टेम्परेचर 3B0 इंटू B0 अपॉन NR, यहाँ का टेम्परेचर क्या लिख सकते हैं? 3B0 B0 अपॉन NR माइनस ए का टेम्परेचर क्या होगा? P0 B0 अपॉन NR। तो ये हुआ P0 B0 अपॉन NR। तो देखो बेटा यहां से NR पूरे से कटता हुआ, 2 से 2 कटता हुआ, आंसर क्या आ रहा है? 3P0 B0। देख लो जरा, क्या ये DQ पॉजिटिव आ रहा है? किस प्रोसेस में? ए से बी में। ये आया 3P0 B0। चेक करो क्या मैंने सही लिखा है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा सही लिखा है। सही लिखा है? 2 से 2 कट जाएगा ना? सही है। ए से बी में बिल्कुल सही लिखा है। अब आओ जरा बी से सी चेक करते हैं। बी से सी बताओ, बीसी प्रोसेस कौन सा है? आइसोबारिक। क्या? कंप्रेशन की एक्सपेंशन? आइसोबारिक एक्सपेंशन। बी से सी देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो बताओ इसमें बी प्रोपोर्शनल टी चलता है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो देखो dQ बराबर du प्लस dW। तो बताओ du कैसा? पॉजिटिव, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। dW भी कैसा? पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो बताओ क्या dQ का साइन भी पॉजिटिव आएगा? तो क्यों ना हमें BC में भी तो dQ निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरे साइकिल में जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व हैं
सब में टोटल डी क्यू प्लस वाला चाहिए, राइट। बताओ जरा, मैं यहां लिखने जा रहा हूं, यहां लिख दूं, चलिए बताइए, इधर लिख दे रहा है। बताओ डी क्यू बी सी में कौन सा प्रोसेस है, बी सी आइसोबारिक, एन सी पी डी टी। आइसोबारिक का सी प्रोसेस क्या होता है, सीपी। तो बताओ एन सीपी कितना, सीबी प्लस आर और ये डी टी। तो देखो एन सीबी 3r/2 प्लस आर 5r/2 और डी टी हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ सी माइनस टेम्परेचर ऑफ बी, टेम्परेचर ऑफ सी माइनस टेम्परेचर ऑफ बी। तो ये देखिए जरा 5nr/2, टेम्परेचर ऑफ सी बताओ क्या होगा, 3p0 इंटू 2v0, 3p0 इंटू 2v0 अपॉन एन आर माइनस बी का टेम्परेचर 3p0 v0 अपॉन एन आर। देख लो भाई, क्यों, तो बताओ ये कितना है, 6 में से 3 गया, 3/2 यानी कितना है 15/2, क्यों 15/2 p0 b0, चेक कर लो, ये आ गया डी क्यू बी सी। बोलो सही है। अरे भाई ये 6 हो गया, 6 में से 3 जाएगा, 3p0 b0 बाई एन आर, एन आर से एन आर कट गया, 15/2 p0 b0। अब सुनो इधर, यहां से यहां डी क्यू अगर प्लस था तो यहां डी क्यू माइनस आएगा। अगर ये आइसोबारिक एक्सपेंशन में डी क्यू प्लस है तो आइसोबारिक कंप्रेशन में डी क्यू माइनस। तो क्या पूरे साइकिल में डी क्यू जहां जहां पॉजिटिव था हमने निकाल लिया, मैं वैल्यू रखने जा रहा हूं। तो देखो जरा डब्ल्यू नेट कितना, डब्ल्यू नेट 2p0 b0 और डी क्यू पॉजिटिव कितना, डी क्यू पॉजिटिव बताओ 3p0 b0 प्लस 15/2 p0 b0, क्यों भाई। तो बताओ ईटा बराबर, क्या पूरे से p0 b0 कट गया, तो ये आ गया 4/21, ये आ गया आंसर। देख लीजिए एफिशिएंसी आ गई 4/21। अगर हम इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो यही इफिशिएंसी आ जाती, किसमें, परसेंटेज। बोलो भाई। तो एक बात दिमाग में उठा लीजिए, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो सबकी इफिशियंसी का एक ही रिजल्ट है, डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू पॉजिटिव। यानी हम पूरे साइक्लिक प्रोसेस में डब्ल्यू नेट निकालें और उस क्यू से डिवाइड कर दें जो क्यू उस साइक्लिक प्रोसेस में एब्जॉर्ब हुआ है, राइट। जो क्यू पूरे साइकिल में एब्जॉर्ब हुआ है। अब आगे डालें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कई स्टेटमेंट दिए गए हैं। जैसे हम लोग कार्नोट साइकिल के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और रेफ्रिजरेटर के लिए भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट मैं लिखवाने जा रहा हूं। तो पहला लिखें केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन और प्लैंक का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए जॉइंट स्टेटमेंट था, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, इसमें लिखें जरा एक लाइन लिखें, इट इज इम्पॉसिबल। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का केल्विन और प्लैंक का जो स्टेटमेंट है लिखें, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट a heat engine, it is impossible to construct a heat engine
it is impossible to construct a heat engine, comma, which will produce no effect, which will produce no effect, which will produce no effect other than, which will produce no effect other than extracting heat, other than extracting heat from a reservoir, other than extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work, and performing an equivalent amount of work. And performing an equivalent amount of वर्क. क्या मतलब हुआ? कैल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो क्या कहता है कि ऐसा कोई भी हीट इंजन कंस्ट्रक्ट नहीं करा जा सकता जिसका काम हो कि किसी हॉट रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट करे और उस हीट के इक्विवेलेंट मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करे. मतलब ऐसा कोई भी हीट इंजन बनाना संभव नहीं है जिसकी इफिशियंसी 100% हो, जिसकी इफिशियंसी 100% हो, ऐसा हीट इंजन बनाया नहीं जा सकता. यानी कोई भी हीट इंजन आप बनाएंगे तो वो हॉट रिजर्वायर से जो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा उसकी कॉस्ट में कुछ मैकेनिकल वर्क होगा और कुछ एनर्जी का लॉस या कुछ अमाउंट ऑफ हीट सिंक में रिलीज जरूर होगा. सबसे ज्यादा यानी मोस्ट इफिशिएंट हीट इंजन कौन सा था? कार्नोट. मोस्ट इफिशिएंट मतलब स्टैंडर्ड मॉडल है कौन? कार्नोट. कार्नोट इज द मॉडल ऑफ हीट इंजन. कार्नोट सबसे ज्यादा इफिशिएंट हीट इंजन है जिसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा कोई भी इफिशिएंट हीट इंजन पॉसिबल नहीं है और उसकी इफिशियंसी निकल के आती है 66.66%. यानी मैक्सिमम इफिशियंसी किसी भी हीट इंजन की कितनी हो सकती है? 66.66%. हम अदर हीट इंजन को कंपेयर करते हैं कि बताओ ये हीट इंजन कार्नोट के कंपेयर में कितना इफिशिएंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा इफिशिएंट हीट इंजन कौन है? कार्नोट. तो कार्नोट एक मॉडल है, कॉपी पे है, थ्योरेटिकल बात है कार्नोट. प्रैक्टिकली अगर देखें, रियल में अगर देखें तो कोई भी हीट इंजन की इफिशियंसी कार्नोट के बराबर भी नहीं आती, उससे हमेशा कम ही आती है. यानी प्रैक्टिकल हीट इंजन की इफिशियंसी हमेशा कार्नोट हीट इंजन से कम है. कार्नोट तो एक मॉडल समझ लो आप, को थ्योरेटिकल मॉडल है कि ये एक हमारा मॉडल है, मैक्सिमम हीट इंजन ये हो सकता है. लेकिन जब प्रैक्टिकली उसे बनाया गया और यूज करा गया तो हमेशा इफिशियंसी कार्नोट हीट इंजन से कम पाई गई. राइट. तो जो कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है ये हीट इंजन के बारे में दिया गया कि कोई भी हीट इंजन ऐसा बनाना संभव नहीं है जिसकी इफिशियंसी 100% हो. यानी कोई भी हीट इंजन ऐसा संभव नहीं है जो हॉट रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करे और उसी के बराबर मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करे. राइट. अच्छा, सबसे ज्यादा इफिशियंट हीट इंजन कौन सा होगा? कार्नोट. उसकी इफिशियंसी कितनी होती है? 66.66%. राइट. अब लिखें दूसरा स्टेटमेंट इसी में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए, क्लॉसियस स्टेटमेंट. क्लॉसियस स्टेटमेंट. क्लॉसियस स्टेटमेंट. ठीक है. इसमें लिखें एक लाइन, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible for a self-acting machine, it is impossible for a self-acting machine, it is impossible for a self-acting machine, comma, unaided by any external agency, unaided by any external agency, unaided by any external agency, comma, to transfer heat, to transfer heat, to transfer heat from a body at low temperature, to transfer heat from a body at low temperature to another body, to another body, to another body at high temperature,
टू अनदर बॉडी एट हाई टेम्परेचर, राइट। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है पहले समझ लें। केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट किसके लिए था? हीट इंजन के लिए। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं बनाया जा सकता, ऐसा कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं हो सकता जो कोल्ड रिजर्वायर से हीट निकाले और हॉट रिजर्वायर की तरफ सप्लाई करे। ऐसा कोई भी सेल्फ एक्टिंग डिवाइस नहीं हो सकता जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं होगा, जब तक कि कोई ऐसा एक्सटर्नल एजेंसी नहीं होगी तब तक कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन ऐसा संभव नहीं है जो कोल्ड बॉडी से हीट निकाले और किसको दे? हॉट बॉडी को, राइट। और ये जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है ये एप्लीकेबल है किसके लिए? रेफ्रिजरेटर के लिए। जैसे रेफ्रिजरेटर का क्या काम होता है? कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर कौन होता है? जो हम फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या रखते हैं? फूड आइस कॉन्स्टिट्यूएंट्स रखते हैं, दैट इज कोल्ड रिजर्वायर। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि जिसका टेम्परेचर कम है, अंदर जो सब्जी रखी, वेजिटेबल रखे, उसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, कमरे का टेम्परेचर है 30 डिग्री, अंदर टेम्परेचर है 10 डिग्री, 5 डिग्री, 5 डिग्री से और हीट निकालता है कौन? रेफ्रिजरेटर। ठंडे से और हीट निकालता है, छोड़ता कहाँ है? कमरे में। तो हॉट रिजर्वायर है रूम और कोल्ड रिजर्वायर है फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन बताओ वो रेफ्रिजरेटर सेल्फ एक्टिंग डिवाइस नहीं है, उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट पहले वर्क करता है और वो एक्सटर्नल एजेंट होता है कंप्रेसर पंप, और वो कंप्रेसर पंप ऑपरेट होता है इलेक्ट्रिक मोटर से। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर कंप्रेसर पंप को ड्राइव करता है, उसकी कॉस्ट में मैकेनिकल वर्क होता है और वर्क की कॉस्ट में कोल्ड बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है। मान लो हम तुमसे ऐसे कहें कंप्रेसर पंप ने 1 जूल वर्क किया और उस 1 जूल की कॉस्ट में हमारा जो वाटर मान लो 0 डिग्री पे अंदर रखा था, उससे 80 जूल 80 कैलोरी हीट, मान लो 1 कैलोरी वर्क करा किसने? कंप्रेसर पंप ने। तो 80 कैलोरी हीट उसने मान लो निकाल ली किससे? 1 ग्राम वाटर से, 0 डिग्री का। तो बताओ वो वाटर क्या कर जाएगा? फ्रीज। तो बताओ कितनी एनर्जी हो गई? 1 और 80 81, और वो 81 कैलोरी हीट कमरे में कोल्ड रिजर्वायर में रेफ्रिजरेटर रिलीज करेगा। यानी रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? पहले कंप्रेसर पंप वर्क करता है और वो वर्क और की कॉस्ट में कोल्ड बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और वो हीट और वर्क दोनों मिलाकर के फिर कमरे में रिलीज होते हैं, राइट। तो इसी में लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, दिस इज एप्लीकेबल टू ए रेफ्रिजरेटर, दिस इज एप्लीकेबल टू ए रेफ्रिजरेटर। कौन सा? क्लॉसियस स्टेटमेंट। दिस इज एप्लीकेबल टू ए रेफ्रिजरेटर, दिस इज एप्लीकेबल टू ए रेफ्रिजरेटर। आगे लिखें फुल स्टॉप के बाद, द वर्किंग सब्सटेंस कैन एब्जॉर्ब हीट, द वर्किंग सब्सटेंस कैन एब्जॉर्ब हीट from a cold body, absorb heat from a cold body only if work is done on it, only if work is done on it, work is done on it, full stop वाले लिखें, the work is done by compressor pump, work is done by compressor pump, work is done by compressor pump which is operated by electric motor, which is operated by electric motor, which is operated by electric motor। ठीक है। अब एडन डालें कार्नोट हीट इंजन। अब एडन डालिए कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन। तो हमने आपको बता दिया सबसे इफिशिएंट हीट इंजन कौन? ये थ्योरेटिकल हीट इंजन है, प्रैक्टिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली तो जितने भी हीट इंजन होंगे उनकी इफिशियंसी कार्नोट से हमेशा कम ही आएगी। तो इसमें पहला पॉइंट लिखें, कार्नोट हीट इंजन के बारे में 2 पॉइंट लिखेंगे।
हेडिंग डाल लीजिए कार्नोट्स हीट इंजन। इसमें पहला पॉइंट लिखें, इट इज एन आइडियल। इट इज एन आइडियल, जब भी वर्ड आइडियल यूज होता है तो वो रियल बातचीत है, केवल थ्योरेटिकल बातचीत है? थ्योरेटिकल बातचीत। इट इज एन आइडियल, इट इज एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन। इट इज एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन। इट इज एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन two temperature, operates between two temperature, T1 Kelvin, ब्रैकेट में लिख लो सोर्स, T1 Kelvin ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सोर्स, एंड T2 Kelvin ब्रैकेट में लिख लो सिंक, एंड T2 Kelvin ब्रैकेट में लिखो सिंक, राइट? फुल स्टॉप बाद लिखें, इट ऑपरेट थ्रू अ सीरीज ऑफ two isothermal and two adiabatic process. It operates through a series of two isothermal and two adiabatic process called Carnot cycle. इस हीट इंजन में बताओ, कोई भी हीट इंजन होता था, क्या प्रोसेस था कि जो गैस होता है, वर्किंग सब्सटेंस जनरली क्या होता है? गैस। वर्किंग सब्सटेंस कौन है? गैस। वो हाई टेम्परेचर पर सोर्स से कुछ हीट को क्या करता है? एक्सट्रैक्ट, और उस हीट की कॉस्ट में कुछ मैकेनिकल वर्क करता है और कुछ हीट सराउंडिंग में रिलीज करता है। तो हर हीट इंजन की स्टोरी वही है, तो यहां पे भी वही हो रहा है कि जो वर्किंग सब्सटेंस है गैस, उसमें एक साइक्लिक प्रोसेस चलेगा। अब यहां जो साइकिल होगा उसमें दो प्रोसेस होंगे, आइसोथर्मल, और दो प्रोसेस होंगे एडियाबैटिक, राइट? सेकंड पॉइंट लिखें इसी में, इट इज ए थ्योरेटिकल हीट इंजन। इट इज ए थ्योरेटिकल हीट इंजन। It is a theoretical heat engine with which the efficiency of practical heat engine is compared. With which the efficiency of practical heat engine is compared. With which the efficiency of practical heat engine is compared. With which the efficiency of practical heat engine is compared, right? हमेशा हम क्या बोल रहे हैं कि जो कार्नोट साइकिल है या कार्नोट हीट इंजन है वो एक थ्योरेटिकल हीट इंजन है, मॉडल है कागज पे कि ये सबसे ज्यादा इफिशिएंट हीट इंजन बन सकता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो हर हीट इंजन की इफिशिएंसी उस आइडियल से कम आई गई, राइट? तो कार्नोट साइकिल में क्या होता है? कार्नोट साइकिल अगर हम देखें, पीवी साइकिल देखें, अगर पीवी साइकिल, कार्नोट साइकिल में पहला प्रोसेस होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में गैस वर्किंग सब्सटेंस ऐसे एक्सपेंड करता है, ए से बी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बोलो भाई, ऐसे तो ग्राफ होता था पीवी ग्राफ आइसोथर्मल का, ठीक? और ये बताओ T1 केल्विन पर होता है कांस्टेंट टेम्परेचर T1 केल्विन, जो कि सोर्स का टेम्परेचर है। यानी यही वो प्रोसेस है जिसमें वो सोर्स से कुछ हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, राइट? इसके बाद आता है कौन सा प्रोसेस? ये कौन सा? ए से बी, यहां लिखते भी चले, ए बी कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक। अब आओ, दूसरा प्रोसेस होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ऐसे बी से सी पहुंच गए
और बी से सी अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो याद करो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का दूसरा नाम गैस कूलिंग। और गैस अगर कूलिंग है तो बताइए जरा टेम्परेचर ए पर T1 था, बी पर भी T1 था, बी से सी बताओ ए से लेके बी तक टेम्परेचर T1 केल्विन रहा, बी से सी गैस ठंडी हो गई, सी पे टेम्परेचर आ गया T2 केल्विन, यहां पे आ गया। ठीक है, अगला जो प्रोसेस है सी से डी वो आता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन एट लोअर टेम्परेचर T2, और यही वो प्रोसेस है जिसमें वो वर्किंग सब्सटेंस गैस सराउंडिंग में हीट को रिलीज करता है। तो ये देखिए साइक्लिक प्रोसेस ऐसे, ये आ गया हमारा सी से डी। सी से डी कौन सा प्रोसेस है? सी से डी आइसोथर्मल कंप्रेशन। और फिर आता है प्रोसेस डी से ए, और जो डी से ए का प्रोसेस है बताइए वो कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। डी से ए अगेन एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये चार स्टैंडर्ड प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं किसमें? कार्नोट साइकिल में, राइट। तो बताइए जरा सी का टेम्परेचर का T2 केल्विन है तो डी का टेम्परेचर भी T2 केल्विन होगा। और डी से ए बताओ एडियाबैटिक कंप्रेशन इज नोन एज गैस हीटिंग, तो टेम्परेचर फिर से हाई हो गया, T1 पहुंच गया। बताओ इसमें जो Q होगा, इसमें ए से बी में बताओ जो Q होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव, इसे हम Q1 बोल दें कहो तो। और जो सी से डी होगा इसमें जो Q2 होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव, राइट। कोई दिक्कत है क्या? देखो भाई अगर हम आपसे कहें Q1 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी होगी, क्या Q1 जो होगा वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एब्जॉर्ब, तो DQ बराबर DU प्लस DW, तो ये आएगा W A से B का आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, क्योंकि DU क्या हो जाएगा? 0। तो बताओ ये किसके बराबर होगा? याद करो आइसोथर्मल में वर्क NR T1 ln V फाइनल VB अपॉन VA इनिशियल। बोलो। अच्छा Q2 जो आएगा नेगेटिव वाला देखो वो क्या आएगा? वो होगा WC से D तक, और WC से D तक होगा NR T2 ln V फाइनल हुआ BD अपॉन VC इनिशियल। तो इसे देखो ये नेगेटिव लिखा है अगर देखा जाए, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है। अरे दिख नहीं रहा है क्या? ये वॉल्यूम बड़ा है, ये वॉल्यूम छोटा है, तो नीचे वाला बड़ा ये छोटा, तो ये 1 से छोटा नंबर, तो log ln 1 से छोटे पे नेगेटिव होता है। तो बताओ Q2 को हम चाहें तो WCD इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर ही कर दे रहे हैं NRT2 ln VC अपॉन BD, राइट। और अब हम लिखें अगर इसकी इफिशियंसी ईटा बराबर, तो मैंने कहा था कोई भी हीट इंजन हो सबकी इफिशियंसी का रिजल्ट एक ही होता है, और वो होता था W नेट अपॉन Q पॉजिटिव दैट इज Q1, और W नेट को याद करो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ये बताओ इफिशियंसी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ये देखो इफिशियंसी का फॉर्मूला 1 माइनस, इधर देखिए Q2 की वैल्यू हम ये रखेंगे ये। अब बताओ यहाँ Q2 को माइनस में रखें कि केवल मैग्नीट्यूड? केवल मैग्नीट्यूड, क्योंकि माइनस का यूज कर चुके हैं। तो बताओ ये आएगा NRT2 ln VC अपॉन BD, और नीचे आएगा NRT1 ln VB अपॉन VA। तो देखो NR कट गया भाई, NR कट गया, ठीक। ये रिजल्ट निकल के आता है, अभी मैं प्रूव कर दूंगा, अगर आप चाहें तो प्रूव कर दूंगा, ना चाहो तो नहीं करूंगा। ये रिजल्ट आता है ईटा बराबर 1 माइनस T2 बाई T1, ये आता है T2 बाई T1। ये आती कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी, जहां पे T2 वो टेम्परेचर है
जिस टेम्परेचर पे गैस ने हीट को रिलीज किया, और T1 वो टेम्परेचर है जिस पर गैस ने हीट को एब्जॉर्ब किया, या इसी को ऐसे कह सकते हैं T2 वो टेम्परेचर जिस पर आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, और T1 वो टेम्परेचर जिस पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। तो मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं, ए बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट T1 केल्विन, सी डी आइसोथर्मल कंप्रेशन एट T2 केल्विन। तो सवाल की लैंग्वेज समझ लेना अच्छे से। कई बार वो ऐसी लैंग्वेज देते हैं कि कार्नोट साइकिल में आइसोथर्मल एक्सपेंशन इस टेम्परेचर पे, आइसोथर्मल कंप्रेशन इस टेम्परेचर पे, राइट। तो सुनो ध्यान से, अब बताओ ये कब आएगा, जब ये दोनों भी कट जाएं। और ये दोनों कटने का मतलब है कि हमको प्रूव करना पड़ेगा कि BC अपॉन BD इज इक्वल टू VB अपॉन VA। देख लो भाई, BC अपॉन BD इक्वल टू VB अपॉन VA, यानी इन वॉल्यूम का रेशियो और इन वॉल्यूम का रेशियो अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि बताओ ये पूरा नंबर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस T2 बाई T1। क्लियर। अब बताओ क्या ये प्रूव करें, जल्दी बताइए। आप चाहते हैं इसे प्रूव करा जाए? चाहते हैं? चलिए, मेरा मन तो नहीं था, लेकिन आप चाह रहे हैं तो कर देते हैं। देखिए प्रूव करने जा रहा है। पहले इतना नोट कर लीजिए, पहले बेटा इसे नोट कर लो इतना, फिर हम आगे बात करेंगे। इसे आप इतना नोट कर लीजिए पहले। बच्चों, हम लोग ये प्रूव करने जा रहे हैं कि BC अपॉन BD बराबर VB अपॉन VA कैसे आया, राइट। तो बताओ A से B तक का जो प्रोसेस है वो कौन सा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो PA VA बराबर PB BB होगा आइसोथर्मल में। और B से C तक का जो प्रोसेस है बताओ वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये कौन सा प्रोसेस था? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और अगर ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो बताइए भाई, क्या मैं लिख सकता था PB BB पावर गामा PC BC पावर गामा? अरे PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो बताओ यहां से हमने PB VB और BB पावर गामा -1, PC BC BC पावर गामा -1, तो PB BB को हमने PA VA से रिप्लेस किया। तो बताओ यहां से PA VA अपॉन PC BC ये निकल के आ गया BC अपॉन BB गामा -1 पावर, राइट। अब देखो ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें C से D, कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो मैं फिर से लिखने चला, PCBC बराबर होगा PDBD। ध्यान रखना, हमें ये रिलेशन लाना है। तो PCBC बराबर PDBD हो गया आइसोथर्मल में, यहां से यहां आइसोथर्मल है बेटा। अब आओ जरा, D से A कौन सा प्रोसेस? DA एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्यों? और एडियाबैटिक कंप्रेशन में मैं लिखने चला PDBD पावर गामा बराबर PA पावर गामा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां जरा गौर से देखो, ये लिखा जाएगा PDBD और BD पावर गामा -1, और ये देखो PA और VA पावर गामा -1। बताओ PDBD को क्या लिख सकते हो तुम? PCBC। तो अगेन आ गया, देखो क्या, PCBC, और ये हो गया BD पावर गामा -1 बराबर PA और ये आ गया VA पावर गामा -1। इनको जरा डिवाइड करो तो ये देखो BD अपॉन VA की पावर गामा -1 बराबर आ गया PA अपॉन PCBC, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखो, क्या PA अपॉन PCBC दोनों में आ रहा है? तो यहां से वो रिलेशन आ रहा है। इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखिए, इधर आ रहा BC अपॉन BB पावर गामा -1 विल बी इक्वल टू VD अपॉन VA पावर गामा -1। बताओ, अगर ये पावर बराबर हैं तो बेस भी बराबर होंगे। तो मैं कह सकता था BC अपॉन VB इज इक्वल टू BD अपॉन VA, और मुझे प्रूव करना है BC अपॉन BD, इधर लाओ, तो BC अपॉन BD
विल बी इक्वल टू वी बी अपॉन वी ए। क्या ये प्रूव हो गया? तो ये देखिए प्रूव हो गया। और अगर ये बराबर है तो इधर देखो एनआर से एनआर कट जाएगा और ये नंबर आपस में कैंसिल हो जाएगा और इफिशियंसी कार्नोट साइकिल की आएगी 1 माइनस T2 बाई T1। और T2 वो टेम्परेचर जिस पर आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ है और T1 वो टेम्परेचर है सोर्स का जिस पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है, जिस पर गैस ने हीट को एब्जॉर्ब किया है। और T2 वो टेम्परेचर जिस पर आइसोथर्मल कंप्रेशन जिस पर हीट रिलीज हुआ है। तो ये हमारा देखिए आया वहीं से। ये सबके लिए लगा सकते हो कोई भी हीट इंजन हो, लेकिन अब ये सबके लिए नहीं लगा सकते, ये केवल किसके लिए? कार्नोट के लिए, राइट। नोट करें, इसे नोट करिए आप लोग। अब सवाल लिखिए, हम लोग कार्नोट साइकिल पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। सवाल लिखिए, लिखें वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट। बताइए, जैसे मैंने बोला वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट, आपके दिमाग में क्या आया? कार्नोट। लिखें वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट, one of the most efficient heat engine, one of the most efficient heat engine ever developed, ever developed, ever developed between, ever developed between 2100 Kelvin and 700 Kelvin, between 2100 Kelvin and 700 Kelvin, full stop वाले हैं। its actual efficiency is, its actual efficiency is 40%. Its actual efficiency is 40%. Full stop वाले लिखिए, what percentage, what percentage, what percentage of its maximum possible efficiency, what percentage of its maximum possible efficiency is this? What percentage of its maximum possible efficiency is this? राइट, ये सवाल है। तो बताइए क्या कह रहे हैं कि मोस्ट इफिशिएंट हीट इंजन डेवलप होता है इन दो टेम्परेचर के बीच। तो बताओ मैक्सिमम इफिशियंसी क्या कार्नोट की होगी? इसका मतलब ये कार्नोट हीट इंजन है, अंडरस्टूड है। तो मैक्सिमम इफिशियंसी थ्योरेटिकल 1 माइनस T2 बाई T1, तो 1 माइनस 700 अपॉन 2100, तो ये कितना आ रहा है? 2/3, राइट। ये मैक्सिमम इफिशियंसी आनी चाहिए थ्योरेटिकली, लेकिन जब रियल में देखा गया तो उसकी इफिशियंसी प्रैक्टिकली कितना निकल के आया? प्रैक्टिकल हीट इंजन का इफिशियंसी 40%। 40% का क्या मतलब? 40/100 यानी 2/5। ये इफिशियंसी प्रैक्टिकली आया। अब क्या कह रहे हैं हमसे कि ये जो प्रैक्टिकल हीट इंजन फील्ड में जब इंजन उतारा गया तो ये इफिशियंसी आया। कॉपी पे ये था, तो कह रहे हैं ये इफिशियंसी, इस इफिशियंसी का कितने परसेंट है, ये हमसे पूछा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी। तो बताओ ये कितना परसेंट है? तो क्या निकालेंगे हम? ईटा एक्चुअल या प्रैक्टिकल, राइट, अपॉन ईटा थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल इनटू 100। क्यों? इसका मतलब है ईटा एक्चुअल निकल के आया 2/5, थ्योरेटिकल था 2/3 इंटू 100। तो बताओ ये आ रहा है 3/5 इंटू 100, कितना आ रहा है? 60%। ये 60% किसका? कार्नोट का। यानी जो मैक्सिमम इफिशिएंट हीट इंजन था कार्नोट, उसकी खुद की इफिशियंसी 2/3 थी, 66.66। उसका भी कितना परसेंट निकल के आया? 60% आया। यानी रियल में कितना परसेंट आया निकल के? रियल में आया है 2/5, 40%। यानी 66.66 का 60% 40% होता है। बात समझ में आ रही है? अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखें, ए कार्नोट इंजन,
A Carnot engine takes 3 into 10 की पावर 6 कैलोरी, 3 into 10 to the power 6 calorie heat. A Carnot heat engine takes 3 into 10 to the power 6 calorie heat from a reservoir at 627 degrees Celsius, at 627 degrees Celsius, at 627 degrees Celsius, and give it to a sink at 27 degrees Celsius, and give it to a sink at 27 degrees Celsius, and give it to a sink at 27 degrees Celsius. Find work done by heat engine. Find work done by heat engine. Find work done by heat engine. सवाल पढ़ लो, कौन सा हीट इंजन है? कार्नोट हीट इंजन है। तो बताओ इसका इफिशियंसी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू पॉजिटिव, और इसी को कार्नोट में 1 माइनस T2 बाई T1, जहां पे T2 सिंक टेम्परेचर है, ये सिंक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वो हीट को रिजेक्ट करता है, ये सोर्स टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वो हॉट रिजर्वायर से हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्यों भाई, बताओ जल्दी से, हमें क्या पूछा है? डब्ल्यू नेट। अच्छा, ये T2 T1 हमेशा किस में रखेंगे? केल्विन में रखेंगे, ये गलती मत कर देना कि डिग्री में रख दो। तो डब्ल्यू नेट हमें चाहिए, क्यू पॉजिटिव कितना है? 3 into 10 की पावर 6। सवाल पढ़ो, उस कार्नोट साइकिल ने हीट एब्जॉर्ब करा है, लिखा है कि हीट इंजन टेक मतलब लेता है, राइट, इतना हीट एब्जॉर्ब करता है। 1 माइनस T2 बोलो, सिंक का टेम्परेचर 27 डिग्री, केल्विन में कन्वर्ट करो, 300, 270 डिग्री ऐड करोगे 300, और बताओ सोर्स जिस टेम्परेचर पे उसने हीट लिया वो है 627, 273 ऐड करो, कितना हुआ? 900। तो बताओ डब्ल्यू नेट आ गया हमारा 3 into 10 to the power 6, और ये कितना आ रहा है? क्या 2/3 आ रहा है? 2/3। तो ये देखो कितना आ रहा है, 2 into 10 की पावर 6 कैलोरी डब्ल्यू नेट, कितना आ रहा है डब्ल्यू नेट, राइट। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखा था इफिशियंसी ऑफ, क्वेश्चन लिखा था इफिशियंसी ऑफ ए कार्नोट साइकिल, efficiency of a Carnot cycle is 1/6. Efficiency of a Carnot cycle is 1/6. Efficiency of a Carnot cycle is 1/6. Full stop वाले लिखिए। On reducing the temperature of sink, by 65 degrees Celsius, on reducing the temperature of sink by 65 degrees Celsius, then efficiency becomes 1/3. Then efficiency becomes 1/3. तुमने किसका टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया? सिंक का। इफिशियंसी अब कितनी हो गई? 1/3. फाइंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, फाइंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, फाइंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक।
फाइंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। हमको सोर्स और सिंक का टेम्परेचर पूछा है, चलिए करते हैं। तो बताओ इफिशियंसी कितनी, इफिशियंसी क्या थी कार्नोट की, 1 माइनस T2 बाई T1, जहां पे T2 किसका टेम्परेचर है, सिंक का, जिस पर वो हीट रिलीज करता है। T1 कौन सा टेम्परेचर है, सोर्स का, जिस पर वो हीट एब्जॉर्ब करता है। बताओ ये इफिशियंसी कितनी थी पहले, 1/6, 1 माइनस T2 बाई T1, क्यों बेटा, तो T2 बाई T1 किसके बराबर था, 5/6 के, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब कह रहे हैं यही इफिशियंसी कितनी हो जाती है, 1/3 अगर हम सिंक का टेम्परेचर रिड्यूस कर दें 65 डिग्री सेल्सियस से। तो बताओ ईटा बराबर 1 माइनस T2 बाई T1, फिर से लगाने जा रहा हूं, ध्यान देना, ये 1/3 हो गया, 1 माइनस T2 में हमने कितना कम करा, 65 डिग्री सेल्सियस कम किया, तो कितने केल्विन कम किया, गलत, 65 ही, बिकॉज दिस इज डिफरेंस ऑफ डिग्री सेल्सियस और डिफरेंस ऑफ केल्विन रिमेन सेम। तो बताओ भाई, तो ये ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस है 65 डिग्री सेल्सियस कम करना, तो केल्विन में भी 65 ही कम होगा। बोलिए, तो यहां से बताओ T2 माइनस 65 अपॉन T1 बराबर 2/3, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से आएगा T2, इधर आएगा T2 माइनस 65, T1 कैंसिल, इधर 5/6, इधर 3/2, क्यों, देख लो भाई, 3 से 2 कटा, 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4T2 बराबर 5T2 माइनस 5, 325, क्यों, तो T2 की वैल्यू कितनी आ रही, 325 केल्विन। और बताओ T1, जब T2 आ गया तो यहां रख दो, T1 कितना आ रहा है, T1 आ रहा है सॉल्व होने पर 390 केल्विन, चेक कर लो, T2 और T1 निकल आए। बोलिए, हेडिंग डालिए, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, इसे नोट करें। हेडिंग डालिए, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। लिखें, इट इज ए कार्नोट हीट इंजन, इट इज ए कार्नोट हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में लिखें, इट इज ए कार्नोट हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन, इट इज ए कार्नोट हीट इंजन working in reverse direction, working in reverse direction, right, working in reverse direction। समझो रिवर्स डायरेक्शन का क्या मतलब है, समझिए, हमारे पास यहां पर कोल्ड रिजर्वायर होगा जो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा गया फूड कॉन्स्टिट्यूएंट है, कोल्ड रिजर्वायर, जैसे हम लोग बोलते हैं सिंक, सिंक, यहां सिंक कौन है, हमारा फूड कॉन्स्टिट्यूएंट, ये हो गया सिंक हमारा कोल्ड रिजर्वायर। यहां कोल्ड रिजर्वायर से ये T2 केल्विन लोअर टेम्परेचर है, इससे हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा कौन, वर्किंग सब्सटेंस, और ये जनरली गैस है, और इस गैस ने फॉलो किया होगा एक साइक्लिक प्रोसेस, राइट, और साइक्लिक प्रोसेस जो यहां होता है वो वही साइक्लिक है, कौन, कार्नोट साइकिल।
लेकिन ये हीट कैसे एक्सट्रैक्ट करता है? अपने आप नहीं करता, यही तो क्लॉसियस स्टेटमेंट था। पहले इस पर वर्क डन, वर्क बाई कंप्रेसर पंप होगा। कंप्रेसर पंप इस पर वर्क करेगा, विच इज ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, उसकी कॉस्ट में मैकेनिकल वर्क होगा, और उस वर्क की कॉस्ट में कोल्ड रिजर्वायर से मान लो यहां Q2 हीट को एक्सट्रैक्ट किया गया। इस साइक्लिक प्रोसेस के दौरान कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करी गई? Q2। वो Q2 और ये जो W यहां से आया है W, वो दोनों Q2 प्लस W मिलकर के Q1 बन गया, और ये छोड़ा गया कहां पर? हॉट रिजर्वायर। और बताओ बेटा यहाँ हॉट रिजर्वायर कौन है? हमारा रूम। हॉट रिजर्वायर ये हमारा रूम होगा, कमरा होगा, जहां पे ये हीट को छोड़ेगा। और कमरा इतना बड़ा है कि उसका टेम्परेचर T1 केल्विन कैसा है? कांस्टेंट, राइट। और जो कोल्ड रिजर्वायर ये हमारा फूड वगैरह है, जो वेजिटेबल्स अंदर रखे गए हैं रेफ्रिजरेटर में, राइट। इसके अंदर याद करो जो साइक्लिक प्रोसेस चलती थी, उस साइक्लिक प्रोसेस की इफिशियंसी क्या आती थी? 1 माइनस T2 बाई T1, याद आ रहा है? या 1 माइनस Q2 बाई Q1, यही तो निकला था कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी। क्योंकि इसमें जो गैस है, इसके अंदर जो साइक्लिक प्रोसेस चल रही है, वो कार्नोट साइकिल ही है, वही वाली। राइट। तो इसमें एक टर्म लिखें, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ते हैं हम। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसके लिए? रेफ्रिजरेटर के लिए। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसमें लिखें, इट इज डिफाइंड एज ratio of amount of heat removed per cycle. It is defined as ratio of amount of heat removed per cycle. पर साइकिल कितनी हीट रिमूव करी गई? Q2, ब्रैकेट में लिखो Q2 to the mechanical work W, to the mechanical work W to be done on it, mechanical work W to be done on it। तो यही तो था क्लॉसियस स्टेटमेंट कि अगर ये कंप्रेशन ना होता, ये एक्सटर्नल एजेंट है, अगर ये ना लगाएं तो ये रेफ्रिजरेटर अपने आप कोल्ड बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। यानी कोई भी ऐसा सेल्फ एक्टिंग डिवाइस नहीं बनाया जा सकता जो कोल्ड बॉडी से हीट निकाले और हॉट रिजर्वायर में रिलीज करे। ऐसा करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी एक्सटर्नल एजेंसी की, और वो एक्सटर्नल एजेंसी यहाँ कौन है? कंप्रेशन, राइट। चलिए अब इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, बीटा बराबर, और ये आया देखो Q2 हीट एक्सट्रैक्टेड विद रिस्पेक्ट टू W, हीट एक्सट्रैक्टेड विद रिस्पेक्ट टू W। तो देखो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं Q2 अपॉन W को क्या लिख सकते हो? वहां देखो ऊपर साइक्लिक प्रोसेस से W को क्या लिख सकते हैं? Q1 माइनस Q2। हमने ऊपर नीचे Q1 से डिवाइड कर दिया, तो ये Q2 बाई Q1 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये आ गया। बोलिए, तो जरा गौर से देखिए, बीटा बराबर Q2 बाई W, हीट एक्सट्रैक्टेड है, ये हीट रिमूव्ड फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक मोटर इज इक्वल टू
बताओ यहाँ Q2/Q1 को क्या लिख सकते हो ईटा के टर्म्स में, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल के टर्म्स में Q2/Q1 बराबर 1 माइनस ईटा। तो ये लिखा है 1 माइनस ईटा अपॉन और 1 माइनस Q2/Q1 को सीधा ईटा, ये आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को कई जगह इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल के टर्म्स में भी न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे आपको। तो घबराना जाइएगा कि ये कहां से आ गया, ईटा क्यों दिया है। कई बार जब आप घर पे सवाल करिएगा, अभी हम 1-2 सवाल कराएंगे, लेकिन जब आप ज्यादा सवाल करेंगे तो ईटा के फॉर्म में भी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालेंगे। सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लेकिन इन ए रेफ्रिजरेटर, इसे मैं रब कर रहा हूं, इन ए रेफ्रिजरेटर heat from inside at 277 Kelvin, heat from inside at 277 Kelvin is transferred to a room at 300 Kelvin, is transferred to a room at 300 Kelvin, is transferred to a room at 300 Kelvin। ठीक है, फुल स्टॉक वाले लगे। तो बताओ यहाँ T1 कितना है 300 केल्विन, T2 कितना है 277 केल्विन। फुल स्टॉक वाले लिखें, हाउ मेनी जूल ऑफ हीट शुड बी डिलीवर्ड टू द रूम, हाउ मेनी जूल ऑफ हीट शुड बी डिलीवर्ड टू द रूम, हाउ मेनी जूल ऑफ हीट शुड बी डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली, for each joule of electrical energy consumed ideally, for each joule of electrical energy consumed ideally। for each joule of electrical energy consumed ideally, right। तो बताइए, अभी अभी हमने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या सीखा था, हीट एक्सट्रैक्टेड विद रिस्पेक्ट टू W। यही बताओ, ये कई तरीके से लिख सकते थे हम लोग, Q2/Q1 माइनस Q2, क्यों यही लिखते थे Q2/Q1 1 माइनस Q2/Q1, क्यों इसी को हम लिख सकते थे T2/T1 अपॉन 1 माइनस T2/T1। तो बताओ यही बीटा, चाहे हम Q2/W लिखें, चाहे T2/T1 माइनस T2 लिखें, और चाहे हम 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा लिखें, ऐसे लिख सकते थे। बोलिए, अब सवाल पढ़ लीजिए जरा, कह रहे कितना हीट वो रूम में छोड़ेगा अगर वो 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करे। तो पहले ये निकालो कि 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने की कॉस्ट में कितना हीट उसने कोल्ड बॉडी से एक्सट्रैक्ट करा। तो बताओ Q2/W, ये था बीटा, और यही बराबर बताओ T2/T1 माइनस T2 आ रहा है। बोलो, तो बताओ Q2 दैट इज हीट एक्सट्रैक्टेड W टाइम्स T2/T1 माइनस T2, ये आ रहा है। तो बताओ हीट एक्सट्रैक्टेड W बताओ कितना वर्क करा गया, कितना वर्क है इलेक्ट्रिक मोटर ने 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी है, उसी कॉस्ट में तो वर्क हुआ है। तो बताओ ये है 1 जूल, T2 कितना है 277, और ये 300 माइनस 277, W 1 जूल है, ध्यान दीजिए। तो बताओ यहां से जो Q2 आ रहा है वो लगभग 12 जूल के आसपास आ गया। कितना आ गया 12 जूल। अगर हम कहें इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताओ कितना होगा, तो बताओ बीटा हीट एक्सट्रैक्टेड विद रिस्पेक्ट टू W।
तो 12 जूल एक्सट्रैक्ट किया 1 जूल की कॉस्ट में, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसका लगभग 12 है। अगर हमसे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछ देते तो आंसर 12 होता, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा। उन्होंने पूछा है कि बताओ वो कमरे में 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर कंज्यूम करेगा रेफ्रिजरेटर, तो कमरे में कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो बताओ भाई, Q1 पूछा है, Q1 क्या होगा, Q2 हीट एक्सट्रैक्टेड प्लस W। तो बताओ ये 12 प्लस 1 आंसर 13 जूल, इतनी हीट वो कमरे में रिलीज करेगा। राइट, अगला सवाल लिखिए। कैलकुलेट the least amount of work calculate the least amount of work that must be done to freeze 1 gram of water at 0 degree, why a refrigeration machine full stop वाला लेकिन temperature of surrounding is 27 degrees Celsius। तो बताओ ये 27 T2 है कि T1 है? T1 टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, कमरे का टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ही है। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 27 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो अंदर वाटर है वही हमारा लो टेम्परेचर है जहां से हीट को एक्सट्रैक्ट करना है। राइट, तो रेफ्रिजरेटर करेगा क्या, कोल्ड बॉडी से ही हीट निकालेगा और हॉट बॉडी की तरफ छोड़ेगा। लेकिन ये करेगा कब, जब उस पर मैकेनिकल वर्क करेगा। कौन करेगा? कंप्रेसर पंप। और कंप्रेसर पंप ऑपरेट किससे होगा? इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा उतना ही मैकेनिकल वर्क होगा, और उस वर्क की कॉस्ट में कोल्ड बॉडी से हीट निकलेगी, और वो हीट और वर्क मिलकर सराउंडिंग में रिलीज होंगे। ये प्रोसेस है रेफ्रिजरेटर का। दूसरा पॉइंट इसी में लिखा है, हाउ मच हीट, दूसरा पार्ट, हाउ मच हीट is passed to the surrounding, in this process, कह रहे इस प्रोसेस में कितना हीट सराउंडिंग में पास होगा। राइट, चलिए बताइए। पहले तो पहला पार्ट में करने जा रहा हूं। पहले बताओ T2 कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन जो हमारा वाटर है 0 डिग्री पर। T1 27 डिग्री, यानी कितना केल्विन? 300 केल्विन। हमें पहले तो वर्क निकालना, क्यों? तो बीटा को हम लिख सकते थे Q2 हीट एक्सट्रैक्टेड विद रिस्पेक्ट टू वर्क, और ये बताओ होता था T2 अपॉन T1 माइनस T2। अब ये भी सीखे। तो जरा हमको इतना बता दीजिए, कितना हीट निकालना है? कितना ग्राम वाटर रखा तुमने? 1 ग्राम वाटर को क्या करना है? फ्रीज। तो 1 ग्राम वाटर को फ्रीज कराने के लिए कितनी हीट निकालनी पड़ेगी? 80 क्या? कैलोरी। तो Q2 हो गया 80 कैलोरी अपॉन W देखना पड़ेगा कितना करना पड़ेगा। अच्छा, ये W ऐसे बोलना कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, एक ही बात है। तो बताओ बराबर T2 कितना बेटा? 273, नीचे बोलो 300 माइनस 273, सॉल्व करो। W बराबर 80 इंटू 27 अपॉन 273, कितना आ रहा है लगभग? सॉल्व होने पर 7.91 कैलोरी। यानी पता है वो मोटर कंप्रेसर पंप 7.91 कैलोरी वर्क करेगा, यानी इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करके
80 कैलोरी हीट निकालेगा, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लगभग 10 आएगा, क्योंकि लगभग 8 है। अगर ये 8 है लगभग, तो 8 कैलोरी हीट कंज्यूम करके, 8 कैलोरी वर्क करके वो 80 कैलोरी हीट निकाल रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लगभग 10। कितना हीट, सेकंड पार्ट, कितना हीट वो कमरे में रिलीज करेगा? Q1 बराबर Q2 प्लस W। Q2 था 80 कैलोरी, क्यों, और ये प्लस 7.91, तो आंसर हो जाएगा 87.91 कैलोरी। और अगर यहीं पे कह देते कि इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताओ, तो हीट एक्सट्रैक्टेड विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन, तो हीट एक्सट्रैक्टेड करना था 80 कैलोरी और वर्क करा कंप्रेसर पंप ने 7.91 कैलोरी, तो ये अप्रॉक्स 10 कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मीनिंग क्लियर है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का क्या है कि 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन की कॉस्ट में कितना जूल कोल्ड बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। कोई प्रॉब्लम? तो हेड डालेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां पे ये टॉपिक खत्म होता है। हम लोग अगली क्लास में SHM पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन।